और इनमें जो लेकिन काशिफ, जो चीज थोड़ा चौंकाती है कि करणी सेना एक तरीके से फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी का ही माना जाता है। अब बीजेपी के अंदर अगर इस तरीके की हलचल किसी एक गुट में दिखती है तो उसे किस बात का संकेत माना जाए? देखिए, जाहिर सी बात है, चुनावी वर्ष है तो हमको बहुत सारी चीजों को पॉलिटिकली देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो इससे पहले के, जो जैसा मैंने बताया कि इससे पहले जो प्रदर्शन की धमकी दी गई थी, जिससे पहले ही मुख्यमंत्री ने मान ली, वो बेसिकली इसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए था कि अपने समर्थकों को बुलाकर उसी तरह की मांगे की गई कि उसको तुरंत मान लिया जाए, और मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन तक कर दिया स्मारक जहां पे बनानी है। इतनी तेजी में काम हुआ। बट तो उस तरफ देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा दबाने के लिए, कि इसका इम्पैक्ट कम हो, इसलिए किया गया। कई जगहों पे खबरें ये भी आई कि गाड़ियों को रोका जा रहा है, टोल टैक्स पे रोका जा रहा है। हालांकि कुछ वीडियोस ये भी आए कि बिना टोल टैक्स पे, बिना पैसे दिए भी ये लोग जा रहे हैं। तो इसी तरह की सारी चीजें आ रही हैं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले राजपूत सेना करके फेसबुक पेज है जो लगातार इस तरह की चीजों को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। वहां पे क्या कि पुलिस घेरे हुए है और करीब 2-3 हजार महिलाएं खड़ी हैं, और राजपूत परिवार की, समाज की, जो जमुरी मैदान जाना चाह रही हैं, उनको रोका जा रहा है। तो ये जो जाहिर सी बात है, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इतने व्यापक तौर पे, और खास करके जैसा आपने कहा कि फ्रिंज इवेंट के तौर पे देखा जाता था, लेकिन जो समस्याएं हैं वो लगातार कम नहीं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो। उसमें रिजर्वेशन और खास करके कुछ चीजें अलग से जुड़ी हुई, लेकिन जो 21 मांगे हम इनकी देखेंगे तो उसमें से 5-6 मुख्य मांगों को छोड़ दे तो बाकी मांगे वो आम आदमी की मांगे हैं, जो हर एक आम आदमी को चाहिए। तो ये जो 5-6 मांगे हैं वो उनकी मुख्य मांगे हैं, जो उसको लेकर के मांग रहे हैं। जैसे वो SC/ST एक्ट को में बदलाव की बात कर रहे हैं, जातिगत आरक्षण की जगह आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो उन पे FIR दर्ज हुए भारत बंद के दौरान उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि वापस लेने की बात मुख्यमंत्री ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उसको अमली जामा अब तक नहीं पहनाया गया। तो इस तरह की चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसके अलावा आम आदमी की बातें उसमें ज्यादा एडेड है कि जल्दी यानी कि काशिफ, क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार के लिए ये क्या एक उनके लिए एक नासूर सा बन सकता है ये विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ये थमने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे इस चीज को मेंशन करना चाहूंगा। नासूर, खास करके मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजपूतों का शिवराज सिंह चौहान से थोड़ा सा टसल तब से हुआ जब ये जो मैंने 2018 की हिंसा की बात की, उस हिंसा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। तो ये जो ट्वीट था ये काफी स्ट्रांगली हर जगह कंडेम किया गया। खास करके जो अपर क्लास था उसने काफी आड़े हाथों इसको लिया। जब 2018 में चुनाव होने थे और जब दलित समाज ऑलरेडी बीजेपी से नाराज था घटना के बाद, और घटना जब चुनाव का वक्त नजदीक आया तो पार्टी ने कोशिश की कि बड़े नेताओं को, जो ठाकुर नेता हैं, उनको आगे लाकर इस रिजेंटमेंट को खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन इवन की नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी की कृषि मंत्री हैं और मोरेना से MP हैं, ठाकुरों के बड़े नेता हैं उस क्षेत्र से, उनको भी ठाकुरों ने फोन करके कहा कि साहब इस बार तो सबक सिखाना पड़ेगा, सो इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे। तो 2018 का चुनाव जब देखेंगे तो दलितों ने ऑलरेडी उनसे साइड कर लिया था। जब ठाकुरों ने उनसे साइड किया तो एक पूरी तरह से चंबल से बीजेपी साफ हो गई। उसका हालत ये हुआ कि 2018 में चुनाव बीजेपी हार गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। नहीं, तो इसे जो हवा दे रहा है, जो इस पूरे आंदोलन को हवा देने वाला व्यक्ति कौन है? क्या विपक्ष या फिर कांग्रेस के, जैसे दिग्विजय सिंह, आपसे मेरी बात जब हुई थी तो आपने कहा हो सकता है कि उनका भी हाथ हो। क्या इसको कैसे देखेंगे? क्या इसमें विपक्ष की भूमिका नजर आती है या फिर ये अपने आप एक मतलब खुद से खड़ा हुआ एक आंदोलन नजर आ रहा है? जी देखिए, मैं सीधे तौर पे, जैसा मैंने पहले कहा कि सीधे तौर पे किसी का हाथ नहीं है, और ये लीडरलेस मूवमेंट है जिसमें एक नाम सिंह शेरा करके एक व्यक्ति है उनका आ रहा है, जो कि रतलाम के हैं। उसके अलावा एक शैलेंद्र सिंह आ रहा है जो इनके प्रवक्ता है। तो ये एक लीडरलेस पार्टी है, मतलब मूवमेंट ये चल रहा है फिलहाल। इसमें कोई बड़ा फेस नहीं है। कोशिश ये भी की गई थी कि जो यूपी के राजा भैया हैं, ठाकुरों के बड़े नेता है वहां पे, उनको यहाँ पे लाया जाए, लेकिन शायद रोक दिया गया। तो अभी तक ये पूरी की पूरी मूवमेंट जो है वो लीडरलेस है। एक बात मैं मजेदार बताना चाहूंगा बस, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसका समर्थक है। मैं बहुत खुल के नहीं बताऊंगा, चुनावी साल है, सारे मूवमेंट होते हैं। जो इससे पहले करणी सेना जो नारे लगाती है वो नारे लगाती थी जय श्री राम। अभी जो करणी सेना प्रदर्शन कर रही है वो जय सिया राम के नारे लगा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं बहुत डिटेलिंग में न जाने की वजह बस एक
छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रदर्शन हो रहा है और इन मांगों को लेकर के हो रहा है, और वो लगातार, बड़ी बात ये है कि वो अभी तक डटे हुए हैं। प्रदर्शन होता है और लोग चले जाते हैं, पेपरों में खबरें छपती हैं, लेकिन वो अभी तक पिछले 2-3 दिनों से डटे हुए हैं। ये अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे सरकार कैसे इस चीज को लेती है, क्योंकि सरकार ठाकुरों से बिल्कुल भी नाराज नहीं चाहती कि नाराज हो। पिछली बार वो उसको भुगत चुके हैं, इस बार वो नहीं चाहते हैं। नहीं, लेकिन तो जो आपने बहुत कहा कि जय श्री राम के नारे नहीं लग रहे हैं बल्कि जय सिया राम के नारे लग रहे हैं, तो ये तो जो हाल में अभी राहुल गांधी ने जो बातें भारत जोड़ो में यात्रा में कही थी, तो ये तो उससे बहुत ज्यादा मेल खाती हुई नजर आ रही है। देखिए, चूंकि मैं ग्राउंड पे घूमता हूं तो सिर्फ जरूरी नहीं है, राहुल गांधी ने वही बात बोली जो नीचे लोग करते हैं। तो ये बात पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है कि भाई जय सिया राम है। जो हमने भी अपने गांव में सुना वो जय सिया राम ही सुना था, और जो लोग आम आदमी बोलता है वो जय सिया राम ही बोलता है। जो जय श्री राम का फेनोमेना है वो थोड़ा सा, तो राहुल गांधी ने जो बात बोली या दिग्विजय सिंह उससे पहले जो बात बोलते हैं वो वही बातें बोलते हैं जो आम आदमी उसको ऑप्ट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और खास करके जैसा मैंने कहा कि जो उनकी मुख्य मांगे हैं उनको अगर हम देखें तो 21 में से 6-7 मांगों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की मांगे जो है वो आम आदमी की मांगे हैं। जो महंगाई की बात कर रहा है, जो बेरोजगारी की बात कर रहा है, जो गरीबी की बात कर रहा है, गरीब नहीं, लेकिन काशिफ ये यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो भोपाल का जो अनरेस्ट है, क्या ये एक नेशनल लेवल पर ये अनरेस्ट फैल सकता है? इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्या राष्ट्रीय स्तर पर ये बन सकता है? क्या करनी सेना में इतना दमखम है कि इस भोपाल के प्रोटेस्ट को वो एक नेशनल लेवल पर लेकर जाए? देखिए, राष्ट्रीय करनी सेना जो करनी सेना जो उभरी थी 2015 में, उन्होंने तो अपने आप को साइड कर लिया है इस मूवमेंट से। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि क्योंकि ये पब्लिक मूवमेंट है और इसमें कोई फेस नहीं है, जैसा कि अगर आप याद करें तो हार्दिक पटेल का एक नाम आया था गुजरात में, पाटीदार मूवमेंट जब खड़ा हुआ कि एक लीडरलेस मूवमेंट हुआ और उसमें नाम निकल करके आया। तो ये उसी तरह का एक मूवमेंट है। अब ये चूंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत वेल प्लान नहीं है, बस एक जमा हुए हैं आकर के और एक आह्वान कर रहे हैं, बहुत कड़े शब्दों में आह्वान कर रहे हैं, कल अल्फाज में सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उनसे कैसे डील करती है और उनका आगे का रोड क्या होगा। तो इस बात को लेकर के थोड़ी सी जानकारियां कम है, क्योंकि अभी वो भी बहुत क्लियर नहीं है कि आगे क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात कह रहे हैं कि हम देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल अभी जस्ट शुरुआत है, जमहूरी मैदान से इसकी शुरुआत करेंगे और वो 2-3 दिनों से अभी तक डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। कुछ लोग धरने पर भी बैठे हैं, जो अनशन की स्थिति बन रही है। बहुत दिलचस्प होगा कि आगे सरकार कैसे इसको डील करती है, क्योंकि सरकार नाराज करना चाहती ठाकुरों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरकार नाराज नहीं कर सकती है, लेकिन जो ये एक लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट इतनी भारी संख्या में जो दिख रहा है, क्या ये एक नेशनल रूप इस अपनाएगा? और देखना होगा 2000 अगले साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और उसके बाद 2024 का चुनाव है, तो देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो करनी सेना है क्या ये देशव्यापी आंदोलन इस पर करेगी। थैंक यू सो मच काशिफ काकवी फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।